हेलो स्टूडेंट, वेलकम बच्चों। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में फर्स्ट सब यूनिट आपका जो है एडजॉर्प्शन वो हमने कंप्लीट किया। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए। मैक्सिमम क्या सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए। अब आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो वो आप अपनी बुक या रेफरेंस बुक से जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। सेकंड स्टार्ट करें हम, वो है हमारे पास कैटालिस्ट या कैटालिसिस। तो बच्चे समझना है आपको कैटालिस्ट या कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है, ठीक है, या हम कंबाइनली दोनों को कह सकते हैं कि कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको हम रिएक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं पे हम इसको रेट को डिक्रीज करने के लिए भी करते हैं, बट वो अलग, उस टर्म को ही हम अलग कहते हैं। तो कैटालिस्ट क्या याद रखना है कि कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या कि इसको ये रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है बट खुद ये कंज्यूम नहीं होता, खुद ये कंज्यूम नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि जब कैटालिस्ट खुद ही कंज्यूम नहीं होगा वो वापस रीजनरेट हो जाएगा रिएक्शन के प्रोसेस में, तो हम उसको अगेन एंड अगेन जो है वो यूज कर सकते हैं दूसरी रिएक्शन के लिए। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी जो कि प्रोडक्ट बना रही है हमारे पास ए बी, और ये हमारे पास हो रहा है 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये रिएक्शन वो है जिसमें हमने विदाउट कैटालिस्ट कोई भी कैटालिस्ट जो है वो यूज नहीं किया है। इसके कंपैरिजन में अगर हम एक रिएक्शन करवाते हैं और वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम उसको करवाते हैं तो वो जब प्रोडक्ट बनाएगा तो वो ये 1 आवर में, तो ये 5 मिनट के अंदर भी ये रिएक्शन हो सकती है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है, टाइम कंजम्पशन को रिड्यूस करता है विदाउट बीइंग यूज्ड, के यूज जो है ये नहीं होता है। अब क्या है इसका, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से कि विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, अगर मान लो हमारे पास 1 kg कैटालिस्ट है और हमने उसको किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर यूज़ किया तो वो हमें एक ही बार कैटालिस्ट खरीदना है। ये क्यों एक ही बार खरीदना है? क्योंकि वो कैटालिस्ट जो है वो बार बार जो है वो रीजनरेट होगा, रिएक्शन के अंदर जो है वो कंज्यूम नहीं होगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो अब क्या है कि हमारे ये जो हमारे प्रेडिक्ट टेबल है, हमारे प्रेडिक्ट टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आयरन है, विनेडियम है, क्रोमियम है, फिर कुछ कंपाउंड है V2O5 एट्सेट्रा। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कैटालिस्ट हैं और ये कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इनक्रीज करती हैं। तो कैटालिस्ट तो वो हो गया। अब जिस प्रोसेस से कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती हैं विदाउट बीइंग यूज्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। ये समझना है आपको। तो इट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। अभी हम इसकी टाइप्स जो हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन इसकी चीज़ जो है उस पर हम आते हैं पहले। दैट इज़ द
रोल ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल इतना तो हमें पता चल गया कि कैटलिस्ट का रोल ये है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसे इंक्रीज करता है वो थोड़ा आपने ध्यान देना है। तो बच्चे इसके रोल के ऊपर दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज द एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी कि एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, जिसको ओल्ड थ्योरी, ये ओल्ड थ्योरी थी। और अब जो नई थ्योरी आई है और एक्सेप्टेबल भी है, जिसे हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, जिसे मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, तो ये वाली जो थ्योरी है ये अल्टरनेट पाथ थ्योरी, अल्टरनेट पाथ थ्योरी। तो समझना है बच्चे कि रिएक्शन इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो पहले एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे, ओल्ड बेसिस पे आई, वो क्या कहती है कि मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट, वही रिएक्शन हम लेते हैं, जनरली लेते हैं ए प्लस बी, जब ये कंबाइन करेगी तो ए बी देगी। हम जब इसकी टाइप पढ़ेंगे होमोलिसिस और हेटेरोजेनियस, तो तब हम इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हमने स्पेशली एंजाइम्स कैटालिसिस जो है वो डिस्कस करनी है। कैटालिसिस में आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या है, एक कैटालिस्ट है। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर वो सारे क्या हैं, कैटालिस्ट हैं, जो रिएक्शन को करवाते हैं और खुद जो है वो यूज नहीं करते होते हैं। तो ये एक नेचुरल कैटालिस्ट है एंजाइम। तो इसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ना है कि रोल ऑफ द कैटलिस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे क्या कहा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है, कि मान लो ये एक कैटलिस्ट है, ये एक कैटलिस्ट है, तो ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इस कैटलिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं, ये है रिएक्टेंट्स, कि इन रिएक्टेंट्स अगर जब हम इन्हें विदाउट कैटलिस्ट इनकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो इनके पास कोई भी सबस्ट्रेट नहीं है जिसके ऊपर ये बैठ के अटैच होके कोई भी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। तो बट जब हम एक कैटलिस्ट को यूज करेंगे, तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, मान लो एक ये रिएक्टेंट है और एक ये है बी, दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो हैं वो कैटलिस्ट एक्ट करेगा यहाँ पे एज एन एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एक्ट करेगा, और रिएक्टेंट्स जो हैं ए और बी, ये एक्ट करेंगे यहाँ पे क्या, एडजॉर्बेट, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, ए और बी, ठीक है। कौन सी एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन शो करेंगे। कौन सी एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, क्योंकि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक रिएक्टेंट का एक एटम और ये दूसरा एलिमेंट जो है या एटम जो है ये यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं इसके ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर। अब जब ये यहाँ पे आके जुड़ गए बाय मींस ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रही है, कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है एज एन एड्सॉर्बेंट, और जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी ये क्या एक्ट कर रहे हैं, एज एन
एडजॉर्बेट। तो भाई क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ती रहती है, एड्सॉर्प्शन बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसा ही बताया था मैंने, अगर आपको याद हो और समझा हो, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करते हैं बाई मीन्स ऑफ टेम्परेचर, कि ताकि ये कहाँ तक पहुंच सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच गई, अगर हम और टेम्परेचर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पे आके ये वाली स्टेट बन जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे आके ये वाली स्टेट बन जाएगी, मींस एड्सॉर्प्शन हो गई, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गई। क्यों? कि जो रिएक्टेंट्स हैं ये इसके साथ जुड़ गए, किसके साथ, एड्सॉर्बेंट के साथ। तो ये वाली स्टेट थ्रेशोल्ड एनर्जी पे आके पहुंच गई। लेकिन अब समझना आगे कि मैंने क्या बताया था कि जो ही हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, मींस अब क्या होगा, डिसऑप्शन होगी। अब क्या होगी, डिसऑप्शन होगी, कि अब जो जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ये बॉन्ड जो है वो टूटता जाएगा। तो हुआ इसी के बेसिस पे समझो कि देखो यहाँ पे ये कैटलिस्ट था जो क्या था, एड्सॉर्बेंट था, और इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर ये एक मॉलिक्यूल ए, दूसरा मॉलिक्यूल बी, यहाँ तक हम इन्हें टेम्परेचर देके थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच के हमारे पास ये वाली स्टेट जो है वो अटेन हो गई, ये वाली स्टेट एड्सॉर्प्शन हो गई। कौन सी वाली एड्सॉर्प्शन होगी, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी। लेकिन अब जब हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो मैंने क्या बोला, अब डिसऑप्शन होगी। क्यों डिसऑप्शन होगी, कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के और मैक्सिमम इंक्रीज करने से आप बॉन्ड टूटेगा। पहले क्यों नहीं टूट रहा था, मैंने बताया ऑलरेडी कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी थी ताकि थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जाके ये वाली स्टेट बन सके। तो जब ये स्टेट बन गई तो अब हमने टेम्परेचर और देंगे तो ये वाले बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या स्टेट हो जाएगी, मतलब डिसऑप्शन हो जाएगी। डिसऑप्शन में क्या है कि कैटालिस्ट अब अलग हो गया, जो कैटालिस्ट था, एड्सॉर्बेंट था, वो अब अलग हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, ऊपर ए बच गया और बी बच गया। ठीक है, ए बच गया और बी बच गया। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हमने, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भाई टेम्परेचर को इंक्रीज किया, बॉन्ड टूटा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के बीच में, तो जब बॉन्ड टूटेगा तब भी तो कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, क्योंकि बाय द फिशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो यहाँ से वो ब्रेक डाउन होगा। ये तो ब्रेक डाउन होने से एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज होगी। तो इस एनर्जी के रिलीज होने से अब ये ए और बी पहले जो इसके साथ अटैच थे वो ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो जब ए और बी आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये बना लेंगे ए बी। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन भी हो गई हमारे पास, और कैटालिस्ट भी जो है वो यूज नहीं हुआ, यूज हुआ बट कंज्यूम नहीं हुआ रिएक्शन में, वापस से रीजनरेट हो गया। तो इस कैटालिस्ट को हम वापस दूसरी रिएक्शन में जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये ओल्ड थ्योरी ने कहा। ठीक है भाई, समझ गए आप। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि केमिस ऑप्शन में क्या होता है, कि केमिस ऑप्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि फर्स्टली टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन तभी जाके होगी जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचेगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक टेम्परेचर, क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी
हम देते कि ये वाली स्टेट जाके पहुंची, ये वाली स्टेट, इस वाली स्टेट पे अब जब हमने ओ टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बॉन्ड की यहाँ से फिशन हुई, ये बॉन्ड टूटे, एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई। तो अब एनर्जी जब यहाँ से रिलीज हुई, ये बॉन्ड अलग हो गई, अब ए और बी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेंगे और इसके साथ से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये कहा किसने? ओल्ड थ्योरी ने। ठीक है बच्चे। सेकंड थ्योरी जो थी वो अल्टरनेट पाथ थ्योरी थी, और ये मॉडर्न थ्योरी थी, और ये लॉजिकल थ्योरी थी जिसके जो एक्सेप्टेबल भी है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि अगर आप देखें, पढ़ा हो आपने कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या कहते हैं कि रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं। बात वही है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी। कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कि ए और बी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है। कहाँ पहुंचना पड़ता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। इट इज द मिनिमम एनर्जी एट विच द रिएक्टेंट्स कैन फॉर्म प्रोडक्ट। कि ए और बी रिएक्टेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और ए और बी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे बाय मींस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया ऐसी एनर्जी होती है जो हम बाहर से देते हैं, और बाहर से हम किस फॉर्म में देंगे? हीट की फॉर्म में देंगे, मींस टेम्परेचर की फॉर्म में देंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जब ये पहुंच गए, तब जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तब जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच गए रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट बन गया। ये केस है विदाउट कैटलिस्ट का केस। ठीक है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो कैटलिस्ट में हमें एक्टिवेशन एनर्जी देने की नीड नहीं होती, क्योंकि जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो एक अल्टरनेटिव पाथ जो है वो हमें मिल जाता है। अल्टरनेटिव पाथ का मीनिंग क्या हुआ कि पहले हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ता था थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, और फिर जाके प्रोडक्ट बनते थे। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो लेवल है ये रिड्यूस हो जाती है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो लेवल है ये रिड्यूस हो जाती है। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे थी, लेकिन अब थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ पे पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो यहाँ पे पहुंच गई। तो एक अल्टरनेट पाथ हमें मिल गया। ये वाला जो पाथ है ये एक अल्टरनेट पाथ है। एक दूसरा पाथ मिल गया रिएक्टेंट को विद कैटलिस्ट, कि जिससे जो रिएक्शन है वो जल्दी हो गई। पहले रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने की हमें नीड थी। ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने में हमें ज्यादा टाइम लगता, तो वो तब जाके वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचती और फिर प्रोडक्ट बनता। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने कैटलिस्ट का यूज किया तो कैटलिस्ट के यूज करने से ये हुआ भाई कि ये थ्योरी कहती है, न्यू थ्योरी, कि एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है हमें, एक दूसरा रास्ता मिल जाता है प्रोडक्ट बनाने का। और वो दूसरा रास्ता जो है वो पहले रास्ते से इस तरीके से डिफरेंट है कि पहले में थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो अल्टरनेट पाथ होता है विद कैटलिस्ट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो उस लेस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा जो है ना ही एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा टाइम की नीड होती है। दैट्स वाई कि कैटालिस्ट से जो है वो रिएक्शन जो है वो जल्दी होती है, और
एक्टिवेशन एनर्जी है जो वो भी कम यूज़ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपने अच्छे से समझना है। थैंक यू।